हाँ, अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ध्यान दीजिए, हम लोग अगर बात करें बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो हमने देखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को शॉर्ट फॉर्म में सीपी से दिखाया जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करते हैं ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पे डिपेंड करती है, नंबर पे डिपेंड करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। चेक करते हैं, इसका मतलब सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर अगर बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती कौन कौन सी है, तो अगर हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो टोटल किसी भी सॉल्यूशन की 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी कहलाती है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, और चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन शॉर्ट हमारे पास ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हम इन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल देखेंगे और इसके साथ वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो आज मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जल्दी से समझाऊंगा और इनके फॉर्मूलेज आपको बेसिकली याद कराऊंगा, और अपकमिंग टर्म पे इनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। साथ में जिसको लेक्चर की जरूरत होगी तो पर्टिकुलर लेक्चर डिमांड कर सकता है, जो उसको पर्सनली मेल किया जाएगा। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से हम लोग उठाते हैं 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उससे पहले इसके ऑब्जेक्टिव के सवाल। अगर हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो इसमें कुछ नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो नोट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, और बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट वो जो मीडियम में डिसोसिएट हो जाए, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो जो मीडियम में डिसोसिएट ना हो। तो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा होती है। बात नंबर 2, ऐसे में अगर बात कर रहा हूं मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और बात कर रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये मीडियम में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, इस वजह से इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू वीक वाले से ज्यादा होती है। वीक वाला अगर देखा जाए तो इसकी बनिस्बत पार्शियली डिसोसिएट होता है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं। अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में यह है कि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर कर रहा हूं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को नॉन इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर कर रहा हूं, तो तीसरा एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, वो है कंसंट्रेशन एंड नंबर ऑफ आयंस। कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ आयंस पे कैसे डिपेंड करता है ये आपको बताता हूं। चेक करते हैं कैसे। तो एग्जांपल उठाते हैं। एग्जांपल में देखिए, मैंने आपसे बोला कि
आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन है NaCl का और 1 मोलर सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का। बताइए दोनों में से किसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा हो? तो आंसर, NaCl की अगर बात करें तो NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जबकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसीलिए NaCl के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब इसका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि अगर इसकी बात करूं तो इसके लिए सारी वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं सेकंड एग्जांपल के अंदर, मैंने बोला 1 मोलर NaCl और मैंने बोला 1 मोलर CaCl2। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें किसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो वो आंसर है CaCl2 की। ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ऐसे में अगर ध्यान से देखें ये डिसोसिएट होने के बाद 3 आयंस देता है, जबकि अगर इसकी बात करें तो ये डिसोसिएट होने के बाद NaCl मीडियम में सिर्फ 2 आयंस देता है। इसलिए इसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी, इसके लिए कम होगी। अब मैं अगर बात करता हूं तीसरा एग्जाम्पल, इसको मैं A बोल देता हूं, इसको मैं B बोल देता हूं, अब इसको मैं C बोल रहा हूं। तीसरा एग्जाम्पल है 1 मोलर NaCl और 2 मोलर NaCl। तो 1 मोलर NaCl और 2 मोलर NaCl में 2 मोलर NaCl की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 मोलर से ज्यादा होगी, क्योंकि 2 मोलर NaCl जो है ये ज्यादा कंसंट्रेशन कैरी करता है। ऐसे में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है। तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव के सवाल होते हैं वो बनते हैं। इस पर कुछ और भी सवाल पूछे गए हैं। इन्होंने सवाल में बोल रखा है, एक सवाल है उन्होंने बोल दिया 1 मोलर NaCl है, ऐसे उन्होंने बोल दिया 1 मोलर CaCl2 है, और बोल दिया 1 मोलर एक कंपाउंड है K4FeCN का होल 6, पोटाशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट। इनको अरेंज कर दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऑर्डर में, तो ऐसे में सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी होगी, फिर इसकी होगी। उसकी वजह, इसको अगर देखोगे तो ये 5 आयंस देगा, इसको अगर देखोगे तो ये 3 आयंस देगा, और इसको अगर देखोगे तो ये 2 आयन देगा। सब में कॉमन बात है, सारे के सारे आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। माइक ऑन करके बताइए, यहां तक सबको सेक्शन क्लियर है? यस सर। यस सर। देखो, जानबूझ के थोड़ी पेस ज्यादा है क्योंकि ये काम ऑलरेडी हो चुका है। मेरा काम आपको सिर्फ इसको रिवाइव कराना है और रिवाइव करा के आगे बढ़ना है। मैं आपको एक बार फिर से टॉपिक कराऊंगा, लेकिन वो टॉपिक कराऊंगा आपको और फास्ट। तब एक ही दिन में शायद हम एक लेक्चर में, 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म कर। हाँ आशीष, सवाल पूछो। सर जो लास्ट वाला है K4FeCN6, तो सर वो पहले तो सर K और FeCN6 टूटेगा तो सर 5 आयंस आएंगे, हाँ तो और सर उसके बाद सर Fe और CN6 भी टूटेगा। बेटे क्यों टूटेगा? स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड डिसोसिएट कहाँ होते हैं? आशीष क्या कर रहा है बेटे, कैसी कैसी बातें कर रहा है? सॉरी सर। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट। उसके बाद हम अगले सेक्शन पे आते हैं। अगले सेक्शन की बात करी हम लोगों ने, तो यहाँ पर हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बनने वाले जितने कंसेप्चुअल सवाल थे वो सारे कंसेप्चुअल सवाल देख लिए। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिवाइज करेंगे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास में, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को उठाएंगे, इससे जुड़ी जितनी बातें थ्योरी की रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को ग्रीक भाषा के शब्द पाई से दिखाया जाता है। ये इन सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और इसी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, इसी ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से
आप जो आम तौर पर कॉमन सॉल्यूट्स देखते हैं, उन सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूलर मास, उन सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास जो है ये पता किए जाते हैं, इन सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किए जाते हैं। तो अगर आप याद करो, आप लोगों ने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप जब इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हो, आप जब इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हो तो एक इंटीजर n का मल्टीप्लाई करते हो, और ये n निकालने का तरीका होता है किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास लो और इस मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला मास से, तो n निकल आता है। तो ये मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम लोग बेसिकली एक फिगर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब फिगर क्या है हमारे पास, ये देखो, ये हम लोगों ने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर के अंदर हमने दो तरफ दो अलग अलग सोल्यूशन लिए। एक तरफ हमने लिया है दैट इज डाइल्यूट सोल्यूशन, और एक तरफ लिया है हम लोगों ने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और दोनों सोल्यूशन को सेपरेट कर दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जो अपने आर पार सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट कराती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट कराती है, ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की साइड पर, डाइल्यूट सॉल्यूशन की साइड पर सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा है, जिस वजह से डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल जाना चालू करते हैं फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल का डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना, ये फिनोमिना कहलाता है ऑस्मोसिस, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल जाते हैं फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आगे आते हैं, अब जब ये जा रहे होते हैं तो ये जाके इस मेम्ब्रेन से टकराते हैं, और मेम्ब्रेन से टकराने पर लगाते हैं प्रेशर। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर लगाया गया प्रेशर ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं लिखूं तो सिंपल सी बात, वो प्रेशर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल, वो प्रेशर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल लगा रहे हैं ऑन, किस पर लगा रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ड्यूरिंग ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, ये कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम लोग पाई से दिखाते हैं, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इस पे डिपेंड करता है। मतलब जितना दोनों जगह कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा उतना फास्ट मूवमेंट होगा सॉल्वेंट के पार्टिकल का। इसीलिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला है पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहां पर ये एन जो है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, ये हमारा पहला फॉर्मूला बनता है। मैं वॉल्यूम को नीचे ले आऊंगा तो मेरा दूसरा फॉर्मूला बना पाई इज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में इंटू आर इंटू टी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, ये हमारा कहलाता है मोलैरिटी, पाई इज इक्वल टू एम आर टी। ये दूसरा फॉर्मूला बना। अब तुम देख सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के। इसी वजह से जो बीपी वाले पेशेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं नमक कम खाओ, क्योंकि वो नमक खाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। यहां तक की बात, माइक ऑन करके बताइए, सबको यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. यस सर। आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट। फिर हम लोग जैसे ही फर्स्ट फॉर्मूले में चेंज करते हैं पाई वी इज इक्वल टू एनबीआरटी वाले फॉर्मूले में, तो पाई वी इज इक्वल टू एनबीआरटी फॉर्मूले में हमने एनबी को लिखा, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट को लेगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू आर इनटू टी, ये पाई वी के बराबर हो गया। एमबी को ऊपर ले गए, वी एमबी को ऊपर ले गए और पाई और वी को नीचे ले आए, तो आ गया मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का जो होगा वो होता है डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी। ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया अगला फॉर्मूला, ये हमारा अगला फॉर्मूला बन जाता है। ध्यान दें, ये हमारा फॉर्मूला, इसमें आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में क्लियर कट मेंशन है ऑस्मोटिक प्रेशर का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से रिलेशन जो है वो है इनवर्स। ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से रिलेशन जो है वो है इनवर्स। ये बात ध्यान रखने की है। समझ पा रहे हैं? आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, ये तीसरा फॉर्मूला आया। अब देखिए, अब एक डेफिनेशन आती है दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें तो नाम बता रहा है ऑस्मोसिस का उल्टा, रिवर्स ऑस्मोसिस। जब आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो और ये एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू से ज्यादा हो जाए, ये एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू से ज्यादा हो जाए, अब ऐसे केस में, ऐसे केस में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो जाना स्टार्ट करते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो जाना स्टार्ट करते हैं, वो अपना मूवमेंट चालू करते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और ये मूवमेंट होता है उनका फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। ध्यान रखना, जब रिवर्स ऑस्मोसिस की बात की जा रही है तो हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन की साइड एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं जिसकी वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होती है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू डाइल्यूट, जो कि ऑस्मोसिस का उल्टा है, इसलिए नाम पड़ता है इसका रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका जो एप्लीकेशन होता है रियल लाइफ में, इसका एप्लीकेशन है और वो है एप्लीकेशन दैट इज डीसैलाइनेशन ऑफ वाटर,
डीसैलाइनेशन ऑफ वाटर, मतलब खारे पानी को पीने लायक पानी में कन्वर्ट करने, इसे बोलते हैं डीसैलाइनेशन ऑफ वाटर। अब आ जाओ ऑस्मोसिस के टाइप्स। ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस में सिर्फ डिफरेंस होता है, वो होता है आपके पास में डायरेक्शन का ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, इसी का डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस होता है। एंडो में सॉल्वेंट के पार्टिकल जो होते हैं वो आते हैं आपके पास में फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो डायरेक्शन उनका होता है बाहर से अंदर की तरफ। और एक्सो में क्या होता है आपके पास में, मूवमेंट होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब अगर ध्यान से देखें तो एंडोस्मोस को दिखाने का मेरे पास सिंपल तरीका है कि अगर इमेजिन करिए मैंने ये एक सेल लिया, अब इस सेल को लेकर मैंने रख दिया हाई कंसंट्रेशन में। हाई कंसंट्रेशन का एक और नाम होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, अंदर कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन कहलाता है हाइपोटोनिक। तो ऐसे में अब होगा क्या, अंदर से सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट बाहर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ होगा। सॉल्वेंट पार्टिकल मूविंग आउटसाइड, ये बाहर की तरफ होगा। और ये जो होता है ये कहलाता है एंडोस्मोसिस। इससे क्या होगा, जब ये मूवमेंट बाहर की तरफ होगा तो सेल जो है वो साइज में श्रिंक हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर मूवमेंट बाहर की तरफ होगा तो ये एक्सोस्मोसिस होगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि मूवमेंट हो रहा है इनसाइड से आउटसाइड, तो ये एक्सोस्मोसिस होगा, इसकी वजह से श्रिंक हो जाएगा। माय मिस्टेक। ऐसे में एंडोस्मोसिस की बात करेंगे तो यहाँ मूवमेंट होगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब आउटसाइड से इनसाइड कैसे होगा, जरा ध्यान दें। ये मैंने ड्रॉ करा कोई सेल, अब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। अब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगा तो बाहर वाला एटमॉस्फेयर जो है वो आपके पास है हाइपोटोनिक, उसकी कंसंट्रेशन लो है। और अंदर वाला जो है वो आपका है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जब बाहर से अंदर होगा मूवमेंट, तो ऐसे में साइज क्या हो जाएगा, सेल का बढ़ जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो स्वेलिंग हो रही है ये कहलाता है एंडोस्मोसिस। तो ये एंडो, एंडो का मतलब इनसाइड, ये एक्सो, एक्सो का मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब आउटसाइड। माइक ऑन करिए, बताइए मेरी बात सबको समझ में आई? यस सर। वाली नहीं है, लास्ट वाली यस सर। ध्यान दीजिएगा। ऐसे में लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, किसी को जरूरत होगी तो बैच के बाद ले लेना, दोबारा सुन लेना, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक ही। आगे आते हैं, नेक्स्ट बात क्या है। सर। हाँ, कौन भाई सर? हाँ आदिल, अरे पूछो सवाल, नहीं पूछ पा रहे तो टाइप करो, हाथ रेस करो। सर मैंने नहीं पूछा। कोई बात नहीं, तो ये गिने चुने ही है, एक आशीष है और एक नितिन है और सर सर नितिन एक कपिल बार है। का पूरा रिपीट कर दो सर, शॉर्ट में सर जल्दी रिपीट कर दो सर। कौन? सर सर प्रिंस प्रिंस। राजपूत। रिपीट कर दो, क्या रिपीट कर दो, टॉपिक तो बता।
अरे पूरा सर एक ओवरव्यू सर। अब ये प्रिंस, ये बेवकूफी वाली बातें मत कर मेरे लाल, ऐसी बातें शोभा देती नहीं है, ठीक है। ये पूरा रिपीट कर दो, ये घर की पंचायत है प्रिंस, बता ठीक बेटे, है है मतलब पूरा रिपीट रहने कर दो दो। सर, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, पढ़ लूंगा आप सर। स्क्रीनशॉट से मत पढ़, मैं तेरे लिए वीडियो ही भेज रहा हूँ पूरा, गधे, वीडियो ओके भेज रहा हूँ सर। तेरे लिए, रिकॉर्ड हो के लेक्चर। एक्चुअली में क्या होता है, जो मुझसे 10 बंदे पहले कह देते हैं उनको मैं सेंड कर देता हूँ। अब 10 की लिमिट होती है तो 10 को सेंड हो जाता है। अब बाकी उसके बाद में जो देर देर मुझसे बोलेंगे तो क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा भाई। 10 बंदे होते हैं बैच के अंदर, बहुत से हाँ, स्टूडेंट है आपके पास में। जो पहले बोलता है उसको सेंड मुझे हो जाता मुझे है। लगा मुझे लगा सभी के पास पहुंच जाएगा सर, इसलिए। बेटे देख क्या है ना, देख ये शब्द मुझे लगा, मैंने सोचा, ये मत कर। सबके पास नहीं पहुंचता है, ठीक है। जो जो पहले बोलते हैं उन्हीं के पास पहुंचता है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 अकाउंट से अगर भेजूंगा तो 10 की जगह 20 लोगों को पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन हेडेक थोड़ी मुझे हो ओके जाती है, सर। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, यस करेंगे जो अपने एंड से बन सकता करेंगे। बहरहाल आगे आते हैं। यस। इतना हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट, अब यहां तो हो गया हमारा, अब इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए लगे याद। एग्जाम्पल में क्या है, जब बात करते हैं एक्सोस्मोसिस की तो इसका एग्जाम्पल है, जब आप आरबीसी को लेते हो, रेड ब्लड सेल को लेते हो, और रेड ब्लड सेल को आप डाल देते हो, बेसिकली डिप कर देते हो। रेड ब्लड सेल जो होता है हमारा वो डिप्ड होता है इन कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन के अंदर अगर ये डिप्ड होगा तो ऐसे में होगा क्या, आरबीसी के अंदर का वाटर निकल निकल के बाहर जाएगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर का वातावरण डाइल्यूट है, बाहर का वातावरण कंसंट्रेट है, तो ये हो जाएगा एक्सोस्मोसिस। तो इसका एग्जाम्पल है, अगर मैं उसी आरबीसी को लूं और उसको डिप कर दूं या डाल दूं आरबीसी को इन इन डिस्टिल वाटर में डालने पर अब क्या हो जाएगा, वो स्वेल हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हो गया एंडोस्मोसिस। तो यहाँ एक्सो और एंडो दोनों के एग्जाम्पल यहाँ कवर कर लिए गए। एक्सोस्मोसिस का भी हो गया और एंडोस्मोसिस का भी हो गया। यहाँ हमारा ये सेक्शन ये फिनिश होता है। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ ऑफ कर रहा हूँ। अब ऐसे में हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। हम यहाँ मीटिंग को यहीं एंड करेंगे और 1 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। तब तक ऐसे में रिकॉर्डिंग रीजनरेट हो जाएगी। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। माइक ऑन करके बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो तब तक रिकॉर्डिंग रीजनरेट होगी, तो ऐसे में हम लोग दोबारा मिलते हैं 1 मिनट के बाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर।